हे हेलो मेरे सी एंटर के दोस्तों। तो आज अपन अपने फ्री रट्टाफिकेशन बैच के चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज ऑडिट सैंपलिंग। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इससे 530 ही भरा हुआ है, पूरा वही ऑडिट सैंपलिंग के अंदर। पहले वापस बता देता हूँ, हर लेक्चर में बताया था मैंने कि अपन ने जो रट्टाफिकेशन सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चलने वाला हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड इन द सेंस ओनली एंड ओनली जिससे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, जिससे तुम्हारी रैंक आएगी, जिससे तुम्हारा एग्जामिशन आएगी, उधर में फोकस करने वाला हूं। मतलब ऑडिट के अंदर ये सब का मतलब होता है रट्टाफिकेशन। ऑफ कोर्स रट्टाफिकेशन, जब तक आप रटोगे नहीं तब तक आपको आईसीआई मार्क्स नहीं देगी। उनको चाहिए एग्जैक्ट कीवर्ड और एग्जैक्ट हेडिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप समझो मत, समझना चाहिए, बट अभी मैं नहीं समझाऊंगा। रीजन बीइंग अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं, और समझना ऑडिट को इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम रीड करोगे, नॉर्मल इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करनी है, वो तुम इजीली समझ सकते हो। पर मेन जहां बच्चे फंसते हैं वो होता है रटने पे। वो अपन आज शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। बाकी के चैप्टर भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर रहा हूं। एंड फर्दर ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड द टेलीग्राम चैनल लिंक इज आल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो सबसे पहले सैम्पलिंग रिस्क। ये नॉर्मल मैंने एक रख रखा है समझने की, वैसे मैं समझाऊंगा नहीं, पर फिर भी एक बार मैंने ये रखा है क्योंकि मुझे लगता था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने एक बार इसको रख दिया है। सबसे पहले तो सैम्पलिंग रिस्क होती क्या है? रिस्क वो रिस्क जो, अगर आप जैसे समझो पॉपुलेशन है 100 जनों की, 100 जनों की पॉपुलेशन में से अगर आप 100 जनों को पॉपुलेशन को चेक करोगे कि किन किन को कोविड टेस्ट है, तो आप समझो मानो 40% आपका पॉपुलेशन का रिजल्ट आने वाला है। पर अगर आपने केवल सैंपलिंग करी और सैंपलिंग में से आपने 4 जने उठाए और 4 जनों में से 20 जनों को, क्या 4 जनों में से 2 जनों को कोविड पॉजिटिव आया, तो कितना है रिजल्ट? 50%। तो ये हो गया गलत। अगर 100% पॉपुलेशन को चेक करते तो 40% आंसर आना चाहिए था, पर अपन ने सैंपल को चेक करा तो 50% आंसर आया। तो रिस्क जो रिस्क जो अपन ने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, अगर सैंपल पे लगाया तो अलग आंसर आ रहा है, और होल ऑडिट पॉपुलेशन पे लगाते तो अलग आंसर आता। तो वो होती है रिस्क, सैंपलिंग रिस्क दैट एन ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल may be different from a conclusion if entire population मतलब ये पूरे 100 के 100 जने अगर सब्जेक्ट करते और सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाते 100 के 100 जनों पे, तो आंसर अलग आता। ठीक है। अब सैंपलिंग रिस्क जनरली दो तरह की होती है, ये और ये। एक में तो होता है, एक सैंपलिंग रिस्क के अंदर होता है फर्स्ट वाली में, कि जब सैंपलिंग रिस्क के अंदर फर्स्ट है कि अपन मान रहे हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, ऑडिटर के दिमाग में चल रहा है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, पर असली के अंदर एग्जिस्ट करती है। या फिर अपन मान रहे हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल असली इफेक्टिव है पर असली के अंदर इफेक्टिव नहीं है, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला टीओसी के अंदर जाएगा और ये टीओडी के अंदर जाएगा। मतलब अपन मान रहे हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव है पर असली के अंदर इफेक्टिव नहीं है, या फिर अपन मान रहे हैं कि मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती पर असली के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इससे क्या रिस्क हो सकती है इन चीजों को मानने से? इससे अपन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे सकते हैं, अपना ऑडिट ओपिनियन गलत हो जाएगा। सीधी बात है, अगर अपन मानेंगे मिस स्टेटमेंट नहीं है तो अपन नॉन अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, पर अगर असली के अंदर तो यहाँ पे है मिस स्टेटमेंट, तो अपन को अनमोडिफाइड देनी चाहिए थी, पर अपन ने ओपिनियन गलत दे दिया। एंड सेम अगर ये उल्टा मान ले कि असली के अंदर अपन मान रहे हैं कि मिसस्टेटमेंट है मिसस्टेटमेंट है, ऐसे कर करके ऑडिट कर रहे हैं, जानबूझ के खोदा पार्टी कर रहे हैं कि मिसस्टेटमेंट है, पर असली के अंदर मिसस्टेटमेंट तो है ही नहीं। और सेम अपन मान रहे हैं कि टीओसी के अंदर मान रहे कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, पर असली के अंदर तो इफेक्टिव है। तो इससे क्या इनअप्रोप्रिएट होगा? नहीं, रिपोर्टिंग तो गलत नहीं होने वाली, एंड में तो पता पड़ ही जाएगा कि नहीं सब कुछ सही है, एंड में तो सब कुछ, एंड में जब रिपोर्टिंग के टाइम पे सब कुछ पता पड़ ही जाएगा। बट इससे ये होगा कि अपना एडिशनल वर्क हो जाएगा, ऑडिट की इफिशिएंसी कम हो जाएगी। अपन जबरदस्ती का काम लगाएंगे, टीम को जबरदस्ती ज्यादा जनों को बुलाएंगे कि और जने चाहिए ऑडिट के लिए, गलती नहीं निकल रही है, और जने चाहिए, तो एडिशनल टाइम एफर्ट्स वगैरह जाएंगे अपना, तो अफेक्ट ऑडिट इफिशिएंसी एंड एडिशनल वर्क अपना लगेगा जबरदस्ती का। ठीक है। चलो, सोर्सेस ऑफ नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क मैंने क्या कहा था कि अगर जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे पॉपुलेशन पे लगाते तो आंसर अलग आता, ऑडिट प्रोसीजर सैंपलिंग पे लगाया उससे। ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी दूसरी रिस्क, उसके अलावा मतलब सैंपलिंग रिस्क के अलावा कोई भी दूसरी रिस्क नॉन सैंपलिंग रिस्क में आएगी। मतलब ऑडिट सैंपल अपन ने गलत ले लिया, सॉरी ऑडिट प्रोसीजर अपन ने गलत लगा दिए, या फिर ह्यूमन मिस्टेक हो गई, मैंने कोई गलत फॉर्मूला लगा दिया, मैंने कुछ भी गलत कर दिया, मतलब उस रिस्क के अलावा, सैंपलिंग रिस्क के अलावा कहीं पे भी अगर ऑडिट का ओपिनियन गलत हो गया तो वो नॉन सैंपलिंग रिस्क कहलाएगी। अब नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या क्या हो सकता है, अब इसकी ट्रिक देखो। गधों जैसे मिस्टेक कर रहा है ऑडिटर, ऑडिटर क्या कर रहा है? गधों जैसे मिस्टेक कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन पे गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है। ऑडिटर गधों जैसी मिस्टेक कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन पे गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, तो रिजल्ट तो गलत आएगा ही। गलत इंफॉर्मेशन पे अगर आप गलत ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तो रिजल्ट तो ऑफकोर्स गलत आएगा ही ना। ऑडिटर गधे जैसी मिस्टेक कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन पे गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, तो रिजल्ट तो गलत आएगा ही ऑफकोर्स।
सो गलत मिस्टेक कर और गधों जैसी मिस्टेक कर रहा है, ह्यूमन मिस्टेक, गलत इंफॉर्मेशन पे रिलाइंग ऑन ए इंफॉर्मेशन, मतलब रिलाइंग ऑन ए इरोनियस इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन पे गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, एंड तो फिर रिजल्ट तो गलत आएगा ही। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सैंपल रिजल्ट, सैंपल का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो सैंपल का सही आया था, पर अपन अगर सैंपल का रिजल्ट ही गलत आता तो सैंपलिंग रिस्क में जाता, पर सैंपल का रिजल्ट सही आया पर ऑडिटर गधा है, वो गलत इंटरप्रेट गलत कर रहा है, ऑडिटर इंटरप्रेट गलत कर रहा है, तो ये नॉन सैंपलिंग रिस्क में जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज, आरएसएम के अंदर स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, आरएसएम एक स्कूल है, आरएसएम एक स्कूल है अगर तुम जानते हो तो, आरएसएम के अंदर स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, तो वो जो सैंपल सेलेक्ट करने हैं ना कि कितने सैंपल लेने चाहिए कितने नहीं लेने चाहिए, वो स्टेटिस्टिक्स में पढ़ता हूं मैंने तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर ही पढ़ा था। आरएसएम एक नाम की स्कूल है, आरएसएम के अंदर सिखाते हैं कि कितने सैंपल, मतलब यहाँ पे है ना फैक्टर इफेक्टिव सैंपल साइज, कितना सैंपल का साइज लिए, तो वो आरएसएम के अंदर एक स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट के अंदर हमको बताते हैं कि सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए। स्टेटिस्टिक्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, एसटीएस, स्टेटिस्टिक्स शॉर्ट फॉर्म एसटीएस होती है ना, तो आरएसएम में स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आरएसएम स्कूल के अंदर। आर रिस्को मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एस सब्सटेंटिव, एम मिस मैनेजमेंट मिसस्टेटमेंट, हो सकता है ये ऊपर ऊपर हुआ है थोड़ा, नहीं सही लगा, सही जमा हुआ है, आरएसएम एसटीएस, स्ट्रेटिफिकेशन टॉलरेबल सैंपलिंग यूनिट। तो अब देखो ज्यादा समझाऊंगा नहीं वैसे, मैं फटाफट टाइम खत्म नहीं करना, अपन को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा अभी अपन। एन इंक्रीज इन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रोमम, आरएसएम, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट अगर बोल रहा है कि ऑडिटर असेसमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल ज्यादा होगा तो लार्जर सैंपल साइज सेलेक्ट करो। सब्सटेंटिव प्रोसेसर, अदर सब्सटेंटिव प्रोसेसर पे कम रिलाई कर रहा है, मतलब अदर सब्सटेंटिव प्रोसेसर पे कम रिलाई कर रहा है, तो ये वाले जो सैंपल है उनको बढ़ाओ। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट का अगर अमाउंट बढ़ रहा है तो ज्यादा सैंपल उठाने पड़ेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अपन पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई, अलग अलग छोटी छोटी पॉपुलेशन में कम बांट पा रहे हैं तो सैंपलिंग ज्यादा करो। अपन को जो एक्सपेक्टेड टोलरेबल मिसस्टेटमेंट, मैं कितनी टोलरेट कर सकता हूँ मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर बोल रहा है कि मैं तो बहुत कम टोलरेट कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा मिस्टेक नहीं चाहिए, तो सैंपल साइज बढ़ाओ, ज्यादा मिस्टेक नहीं चाहिए। तो चेंज इन नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। अगर पॉपुलेशन चेंज हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उससे सैंपल पे कितना इफेक्ट आएगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। बहुत से लोग करते हैं कि नहीं पॉपुलेशन बढ़ गई तो सैंपल साइज भी उड़ा दो, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा, बढ़ानी भी होगी तो भी नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा ये, ठीक है। तो आर से क्या था, रिस्को मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एस से सब्सटेंटिव, आर से रिस्को मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एस से सब्सटेंटिव, रिस्को मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सब्सटेंटिव मिसस्टेटमेंट। स्टेटिस्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, स्टेटिस्टिकल सब्जेक्ट में एसटीएस शॉर्ट फॉर्म होती है, स्ट्रेटिफिकेशन कम हो रहा है, एस टी से टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, एस टी एस से आपका सैंपलिंग यूनिट बढ़ गई तो, सॉरी सैंपलिंग यूनिट पे क्या इफेक्ट आएगा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो, ठीक है। अ फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग और सैंपलिंग प्लेन, कितने सैंपल चेक करने क्या करना है उसके लिए सैंपलिंग प्लेन बनाना पड़ेगा, तो उसमें सैंपलिंग प्लेन मतलब कितने, तो उसके लिए सैंपलिंग प्लेन में अपन को क्या क्या चीजें फैक्टर अफेक्ट करेगी अपने को, वो सब डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, आपको क्या कितने सैंपल लेने हैं, सैंपलिंग प्लेन क्या रखना है, वो सब चीज किस पर डिपेंड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी, ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी उतने अच्छे इंटरनल कंट्रोल भी चाहिए होंगे, उतनी अच्छी बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, नॉर्मल बात है ना, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने अच्छे इंटरनल कंट्रोल भी मेंटेन करने पड़ेंगे और उतनी अच्छी बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करा तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे और सामने वाले यूजर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। वापस ध्यान से सुनो, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी है, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने अच्छे इंटरनल कंट्रोल भी लगाने पड़ेंगे, उतनी अच्छी बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, सही है ना। जितनी बड़ी रिलायंस को कितने अच्छा इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ते हैं, कितनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, यही तुम्हारे पास वाले किराने के स्टोर वाले को, ग्रोसरी शॉप वाले को थोड़ी ना करनी पड़ती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े इंटरनल कंट्रोल, बड़ी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको सीधी बात है। अगर नहीं करा उसने, रिलायंस ने इतना सारा इंटरनल कंट्रोल को, रिलायंस ने इंटरनल कंट्रोल को आप इतने सारे इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाए अच्छे अच्छे, तो एरर की चांसेस बढ़ जाएगी, और एरर की चांसेस बढ़ी तो उसके जितने भी इन्वेस्टर है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, तो वो सब उन जितने भी उनके फाउंडर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, जो भी अलग स्टेक होल्डर्स है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर एरर बढ़ गई तो। ये और अगेन जितनी बड़ी साइज की होगी ऑर्गेनाइजेशन की उतने ज्यादा इंटरनल कंट्रोल चाहिए, उतनी अच्छी बुक्स चाहिए होगी, वरना एरर की चांसेस बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगी, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिपेंड करेगा, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो मैं कम सैंपल साइज ले सकता हूँ, बुक्स कैसी है, टोलरेबल एरर में टोलरेट कितना कर सकता हूँ उस पर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, मुझे कितना कॉन्फिडेंस चाहिए उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ, सैंपल वगैरह, ठीक है। नीचे
एडवांटेज ऑफ स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग की क्या एडवांटेज है? स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग आई एम अज्यूमिंग तुमको पता है, अलग अलग तरह की स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग लगा के, लाइक प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल स्टेट्स लगा के सैंपल निकालना जिससे अनबायस रिजल्ट आए, रैंडम और अनबायस रिजल्ट आए प्रोबेबिलिटी का यूज लेके, ठीक है। तब कितनी कितनी भी लार्ज पॉपुलेशन हो सीएमओ को संभालनी पड़ेगी। एडवांटेज क्या होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का? कितनी भी लार्ज पॉपुलेशन हो सीएमओ को संभालनी ही पड़ेगी। सीएमओ का पे तुम सीएम ले लो, सीएमओ तुमको लगाना पड़ेगा बाद में। कितनी भी लार्ज पॉपुलेशन हो सीएमओ को तो संभालनी ही पड़ेगी, सीएम को संभालनी पड़ेगी, ये एडवांटेज है। कितनी भी लार्ज पॉपुलेशन हो सीएम को तो संभालनी ही पड़ेगी। कितनी भी लार्ज पॉपुलेशन हो सीएम को तो संभालनी ही पड़ेगी, सीएमओ लगाना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। मतलब अब डिपेंड करेगा, अगर स्टैटिस्टिकल एडवांटेज होता है कि लार्ज डाटा भी होगा तो अपन उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसका, मतलब कंप्लीट उसके बारे में जान सकते हैं बिना 100% उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाए, मतलब सैंपलिंग से अपन उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। और अगर जितनी भी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई तो भी सैंपल साइज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट वाला ऊपर पढ़ाया था अपन ने वही। कैलकुलेटेड रिस्क, वो अपन पहले सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उससे जितने सैंपल लेंगे, जितनी पॉपुलेशन है, बहुत सारे तुमने स्टेट्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे, सीपीटी में 11th 12th में मैथ्स थी, तो सैंपल से 10th में भी थी शायद स्टेट्स, तो उससे अंदर आपको पहले से पता पड़ जाएगा कि जितनी पॉपुलेशन होगी, मतलब इतनी पॉपुलेशन में अगर इतने अपन सैंपल निकाल रहे हैं तो इतनी रिस्क हो सकती है, अपन रिस्क को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपन को पहले ही पता होगा इतनी सारी सैंपल है, सॉरी इतनी पॉपुलेशन है, अपन को इतनी रिस्क की रखनी है, तो अपन उससे सैंपल डिराइव कर सकते हैं कि मिनिमम इतने सैंपल तो फिर आपको लेने ही पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स से ये सब पॉसिबल होता है करना। अपने सैंपल साइज मोर ऑब्जेक्टिव, मोर डिफिजिबल, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग का मेथड वैसे मुझे लगता नहीं तुमको याद कराने की अलग से ट्रिक देने की जरूरत है, ये तो हर बच्चे के मुंह पर रटे हुए होते हैं जनरली। अब तुम कुछ इक्की दुक्कों में हो तो चलो ठीक है, अब मैंने एक नॉर्मल आलतू फालतू से ट्रिक बना ली। आरएसएस तुम जानते हो, आरएसएस जो होती है, लाइक अगर तुम में से बहुत से लोग नहीं जानते, जैसे बजरंग दल होता है, जैसे ऐसे अलग अलग होते हैं ना, वैसे एक आरएसएस भी होती है। तो आरएसएस ऐसी एक, आई डोंट नो, मतलब मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, आरएसएस ऐसे ही होती है, मतलब कुछ संगठन टाइप होता है। सो आरएसएस शाखा शाखा वगैरह लगाते हैं, तुमने कभी ध्यान दिया हो तो। आरएसएस के अंदर वो हर किसी को नहीं लेते, आरएसएस के अंदर वो हर किसी को नहीं लेते। आरएसएस का सैंपलिंग का मेथड बहुत तगड़ा है, आरएसएस का सैंपलिंग का मेथड बहुत तगड़ा है, बहुत गिने चुने लोगों को ही लेते हैं। तो आरएसएस एचएमबी, आरएसएस के अंदर सैंपलिंग का मेथड बहुत तगड़ा है, वो हर किसी को एंटर नहीं होने देते आरएसएस के अंदर। उस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी उनका संगठन ग्रुप टाइप है, उसमें हर किसी को नहीं लेते, वो बहुत ही अच्छे से सैंपलिंग करके लेते हैं बहुत से गिने चुने लोगों को। तो आरएसएस एचएमबी, आरएसएस एचएमबी, आरएसएस एचएमबी, आरएसएस एचएमबी, आरएसएस एचएमबी। आरएसएस में हर किसी को नहीं लेते, अलग अलग मेथड लगाते हैं, सैंपलिंग करते हैं, फील्ड लेते हैं। आरएसएस एचएमबी, आरएसएस एचएमबी, आरएसएस एचएमबी। वैसे तो मुझे लगता नहीं इसको ज्यादा याद करने की जरूरत है, ये तुमको याद होगा ऑलरेडी, आई एम अज्यूमिंग। रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, हब्जर्ड सैंपलिंग, मॉनेटरी एंड ब्लॉक। आरएसएस बहुत नॉर्मल है, रैंडम, स्टैटिस्टिकल, सिस्टमैटिक, रैंडम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, रैंडम स्टैटिस्टिकल सिस्टमैटिक, रैंडम स्टैटिस्टिकल सिस्टमैटिक, रैंडम स्टैटिस्टिकल, सॉरी स्ट्रेटिफाइड, स्टैटिस्टिकल वो ऊपर पड़ा इसलिए याद आ गया मेरे को। रैंडम स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक, रैंडम स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक, रैंडम स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक, रैंडम स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक, एचएमबी। अब एचएमबी से हब्जर्ड, मॉनेटरी, ब्लॉक, हब्जर्ड, मॉनेटरी, ब्लॉक, हब्जर्ड, मॉनेटरी, ब्लॉक, हब्जर्ड, मॉनेटरी, ब्लॉक। अब इसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने पहले ही कहा था, अभी केवल रेक्टिफिकेशन पे फोकस करेंगे। देन प्रिकॉशंस क्या होते हैं? आपको टेस्ट चेक रखना है, टेस्ट चेक कर रहे हो आप, सैंपलिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप सारी पॉपुलेशन को 100% को टेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे अगर कम पॉपुलेशन से ही, मतलब सैंपल टेस्टिंग करके आप अपना कंक्लूजन देने वाले हो, ऑडिट ओपिनियन देने वाले हो। तो सो आप पहले ही प्लानिंग कर लेना, आप पहले ही प्लानिंग कर लेना किस एरिया के अंदर सैंपलिंग लगानी है और किस एरिया के अंदर नहीं लगानी। भाई ये प्रिकॉशंस तो रखना ही पड़ेगा अपन को, पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस एरिया के अंदर सैंपलिंग लगानी है और किस एरिया के अंदर सैंपलिंग नहीं लगानी। और जिस भी एरिया के अंदर सैंपलिंग लगानी है, जिस भी एरिया के अंदर सैंपलिंग लगानी है, लाइक माना कि अपन को सेल्स के अंदर लगानी है, परचेस के अंदर लगानी है, पर एक्सपेंसेस में नहीं लगानी, व्हाटएवर, तो जिस भी एरिया में सैंपलिंग लगानी है, अकाउंटिंग सिस्टम चलाना, मतलब जो क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें एसएपी, टैली वगैरह कुछ भी, तो आप अकाउंटिंग सिस्टम चलाना, अकाउंटिंग सिस्टम चला के अनबायस्डली सैंपल निकाल लेना, अकाउंटिंग सिस्टम चला के अनबायस्डली सैंपल निकाल लेना। कोई भी एरर आया तो एनालाइज करना पड़ेगा, और कोई भी एरर आया तो एनालाइज करना पड़ेगा।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस एरिया के अंदर सैंपलिंग लगानी है और किस एरिया के अंदर सैंपलिंग नहीं लगानी। फिर वो प्लानिंग करने के बाद आपको अकाउंटिंग सिस्टम ऑन करना है, आपको अकाउंटिंग सिस्टम ऑन करना है, और अकाउंटिंग सिस्टम ऑन करने के बाद आपको अनबायस्डली सैंपलिंग निकालनी है, अनबायस्डली सैंपलिंग निकालनी है, और अगर कोई भी एरर आया तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रिकॉशंस रखने हैं। पहले प्लानिंग कर लेना कि किस एरिया के अंदर सैंपलिंग लगानी है और किस में नहीं लगानी, फिर अकाउंटिंग सिस्टम ऑन करके अनबायसली सैंपल निकालना, अनबायसली सैंपल निकालना, कोई भी एरर आया तो एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग की कौन सा सैंपलिंग मेथड लगाना है, ऊपर अपने पढ़े थे ना अभी, आरएसएस एचएमबी वो वाला। फिर उसके बाद एरिया विच आर नॉट सुटेबल फॉर सैंपलिंग, जहां जहां पे सैंपलिंग नहीं लगा सकते, लाइक लॉ एंड रेगुलेशन की चेकिंग वगैरह। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, पहले अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छे से समझ लो, उसके बाद सैंपल निकालना। सैंपलिंग साइज शुड बी अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन, कि कितने साइज के सैंपल निकालने, कितने सैंपल निकालने। सैंपल शुड बी चूजन अनबायस्ड, अनबायस्डली अपन को सैंपल निकालने, बायस्डली नहीं कर सकते। एरर लोकेटेड इन द सैंपल शुड बी एनालाइज प्रॉपर्ली, अगर कोई भी एरर आया सिस्टम, कोई भी एरर आया सैंपल के अंदर तो उसको एनालाइज प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, तुम पढ़ लेना, इस बाकी तो 2 पॉइंट छोड़ो। स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, ट्रांजैक्शन बैलेंस प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, ये भी देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने याद करा दिए। अब एक चीज कर लेना, तुम एक बार मॉड्यूल चलाना, मतलब जो याद कराने वाले थे, मैंने पहले ही बोला था मैं रट्टाफिकेशन के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पेपर चलाऊंगा, याद कराने वाले मैंने मोस्टली सारे याद करा दिए। अब एक बार मॉड्यूल खोलना, मॉड्यूल को थोरोली रीड कर लेना ताकि अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और जो एमसीक्यू के और जो ट्रू एंड फॉल्स वगैरह के पॉइंट है वो एक बार कवर हो जाए। मॉड्यूल को थोरोली रीड कर लेना, एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से अच्छे से रीड कर लेना, समझने के पर्पज से, अब तो रटना नहीं है, समझ तुम सकते हो, मैं जानता हूं तुम्हें दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू।